सोहन बेचारा चुप रह जाता था क्योंकि वह लड़ाई झगड़ा करने से काफ़ी डरता था। उसके साथ रहने वाला लड़का जो कि धीरज था, अब उसे पता चल गया था कि सोहन को घर से बहुत पैसा मिलता है, लेकिन यह किसी को ये बात जाहिर नहीं होने देता। इसलिए वह सोचता है क्यों न सोहन के साथ दोस्ती की जाए और उसके पैसे का फ़ायदा उठा लिया जाए। लेकिन सोहन उसके साथ दोस्ती करना पसंद नहीं करता था। वह जब भी उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता, सोहन उसे मना कर देता था। उसे अपने पिता की एक बात हमेशा याद थी, वह जहाँ भी रहे बस शरीफ लोगों के बीच में रहकर ही अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। लेकिन उसके पिता नहीं जानते थे यह दुनिया इतनी शरीफ नहीं है जितनी उन्हें लगता है। शरीफ लोग तो सिर्फ जो मुरली के गांव में ही थे, जो एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे। हॉस्टल में सोहन को खाने के नाम पर बस पानी वाली सब्जी, चावल और रोटियां ऐसी जो उसने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी खाने को मिलती थी। अब उसे नीलम के हाथ का खाना बहुत याद आता था। किस तरह उसकी माँ ज़बरदस्ती उसे घी डालकर खाना खाने को देती थी। रात को बिना दूध पिए तो सोने नहीं देती थी। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। इसी बीच वह अपनी माँ को याद करते करते सो गया। अचानक उसकी रात के 3 बजे आंख खुली। उसे काफ़ी घुटन सी महसूस हो रही थी। वह अपने कमरे से बाहर आ गया और बालकनी में ही टहलना शुरू कर देता है। फिर अचानक उसका ध्यान बाहर हॉस्टल से थोड़ी दूरी पर जाता है। हॉस्टल का वह कमरा जिसमें सोहन रहता था वह सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर था, इसलिए उसे वहां से नीचे सड़क की तरफ का सारा रास्ता नज़र आता है। सड़क सुनसान थी, इसलिए उसे वहां पर 3 लड़के दिखाई देते हैं। वे आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन फिर अचानक उनमें से 2 लड़के तीसरे लड़के को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। सोहन घबराकर अपने कमरे में वापस आ जाता है तो देखता धीरज वहाँ पर नहीं था। वह अब और ज़्यादा घबरा जाता है और चादर मुंह पर लेकर जो सोने की कोशिश करता है। वह पसीने से तरबतर हो जाता है क्योंकि गांव में रहते उसने इस तरह का झगड़ा कभी नहीं देखा था। सोहन को रात भर नींद नहीं आती, उसे बहुत बेचैनी होती है। अब वह सोच रहा होता है क्यों उसके पिता ने उसे यहाँ शहर में भेज दिया। सुबह होते ही उसके कमरे में 2 पुलिस वाले और हॉस्टल के मैनेजर कमरे में आते हैं। वह सोहन को देखते ही वह सोहन पसीने से तरबतर होता है। तब उन्हें सोहन पर शक होता और कहते हैं, धीरज तुम्हारे ही साथ रहता है ना। वह कुछ नहीं बोलता क्योंकि वह डरा हुआ होता है। तब वह पुलिस वाला दोबारा पूछता है, तुम्हारा नाम सोहन है? तुम्हारी वार्डन ने बताया, बताओ धीरज कहाँ है? सोहन काफ़ी घबरा जाता है। वह पुलिस वालों के आगे हाथ जोड़ने लग जाता है कि उसे कुछ नहीं पता। वह पुलिस वालों से कहता है कि वह अपने घर जाना चाहता है, वह यहाँ नहीं रहना चाहता। लेकिन पुलिस वाले उसे बोल देते हैं कि उन्हें बताए बगैर वह इस हॉस्टल से कहीं ना जाए। वह सिर्फ अपने कॉलेज जा सकता है, लेकिन यह शहर छोड़कर वो नहीं जा सकता। सोहन और ज़्यादा घबरा जाता है। उसका दिल कर रहा होता है कि वह अभी यहाँ से भाग जाए। उसकी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर हो क्या रहा है, धीरज कहाँ है। तब धीरज के माता पिता भी वहाँ आ जाते हैं। वह भी सोहन को पूछना शुरू कर देते हैं, बेटा कम से कम तुम ही बता दो, तुम्हें कुछ बता कर गया होगा, कहाँ है धीरज। लेकिन सोहन उन्हें बार बार कहता है कि वह नहीं जानता धीरज के बारे में, वह उसका दोस्त नहीं है, वह उसे कुछ नहीं बता कर जाता और उसे तो पता भी नहीं वह कमरे से बाहर है। धीरज का उसके मम्मी पापा को रात को फ़ोन आया होता है, जिससे कि वो अपने पापा से किसी मुश्किल में फंसे होने की बात कहता है। सोहन बताता है कि वह तो बस अपने काम से मतलब रखता है और मेरे पास भी इतना वक्त नहीं होता कि मैं किसी पर ध्यान दूं। पुलिस वाला कहता है, हाँ हाँ ठीक है, पर तुमसे बात जारी रहेगी। बेचारे सोहन का पढ़ाई में दिल नहीं लगता। वह कॉलेज जाता है पर किसी से कोई फालतू बात नहीं करता। वह सोचता है वह यहाँ डॉक्टर बनने के लिए आया था ताकि अपने माता पिता का सपने को पूरा कर सके, लेकिन पता नहीं वो ये सपना पूरा कर पाएगा भी या नहीं। उसे रात भर नींद नहीं आती। उसकी कक्षा में लड़कियां भी होती हैं, पर मजाल जो सोहन उनकी तरफ आंख उठाकर भी देखे। उसके रहन सहन और बर्ताव से सब समझ जाते हैं कि वो एक गाँव का सीधा साधा लड़का है और कुछ उसके बर्ताव की तारीफ करते हैं, मगर कुछ जलन के मारे उसकी हंसी उड़ाते हैं। 3 दिन बाद धीरज अपने हॉस्टल में खुद वापस आ जाता है। तब हॉस्टल वाले पहले तो
पुलिस और उसके माँ बाप को बुलाते हैं। फिर पुलिस धीरज से पूछती है कि वो कहाँ था। तब उसके चेहरे और हाथों के निशान देखकर उसके माता पिता घबरा कर पूछते, बेटा तू बता, तू कहाँ था। तो धीरज सोचता है अगर सच बताऊंगा तो मम्मी पापा उसे वापस घर ले जाएंगे, झूठ बोलूंगा तब पुलिस सच निकलवा ही लेगी, सच बताकर ही सही रहेगा। धीरज बोलता, मैं अपने दोस्तों के साथ था, मैंने कुछ ज़्यादा ही नशा कर लिया था। मैंने उनसे एक रकम उधार ली थी पर मैं चुका नहीं पाया, इसलिए उन्होंने मुझे बहुत मारा। मैं 3 दिन तक एक होटल में रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने बाहर सड़क पर ही इतने दिन गुजारे और हॉस्टल में भी जो खबर नहीं की। हॉस्टल वाले धीरज को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि अब उनके पास उसे बाहर निकालने की ठोस वजह थी। सोहन के ऊपर से सारी पाबंदियां हटा दी गई थी, लेकिन सोहन तनाव में रहने लगा था। 6 महीने बीतने पर भी उसने अब तक कोई दोस्त नहीं बनाया था। बीच में कभी कभी मुरली से बात होती तो वह सब अपने पिता से छुपा लेता था और नहीं बताता था कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। नीलू बेचारी अपने बेटे को रोज याद करके रोती रहती। उसे पता था कि सोहन भोला भाला है, शहर की चकाचौंध उससे बर्दाश्त नहीं होगी। नीलू को दिन रात सोहन की चिंता लगी रहती है। मुरली भी अब सोहन की चिंता करने लगा था क्योंकि काफ़ी समय हो गया था उन्होंने सोहन को देखा नहीं था। अब की बार वो सोच रहे थे जब भी सोहन का फ़ोन आएगा वे दोनों उससे मिलने के लिए उसके शहर जाएंगे। और इत्तेफाक की बात है अगले ही दिन सोहन का फ़ोन आ गया। सोहन मुरली ने सुना और कहा कि बेटा सोहन, हम तुझसे मिलने आ रहे हैं, तुम्हारी माँ का बहुत मन कर रहा है तुमसे मिलने का, वह दिन रात तुम्हारी चिंता में लगी रहती है। सोहन यह सुनकर डर गया और सोचने लगा अगर उसके माता पिता यहाँ आ गए तो उनके साथ पिछले कुछ समय में क्या क्या बीता है सब उन्हें पता चल जाएगा। वह कहता है, नहीं नहीं पिताजी, अभी आप मत आइए, अभी मैं बहुत व्यस्त चल रहा हूँ, पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, मैं अभी नहीं मिल पाऊँगा आपसे, मैं जब आपको फ़ोन करूँगा तब मुझसे मिलने आना। मुरली सोहन के मुँह से यह बात सुनकर हैरान था। मुरली सोच रहा था सोहन भी उससे मिलने के लिए बेताब हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। घर पर नीलू उससे पूछती है मुरली ने सोहन के साथ क्या क्या बात की। तब मुरली उसे सारी बात बता देता है। नीलू कहती है, जरूर मेरे बच्चे के साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा, पता नहीं किसी परेशानी को झेल रहा होगा, वह हमें वहाँ पर चलना चाहिए। मुरली कहता, नहीं, वह कह रहा था कि वह पढ़ाई में व्यस्त है, हम वहाँ जाकर उसकी पढ़ाई में बाधा नहीं बनना चाहते। अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ होता तो वह हमें ज़रूर बताएगा, मुझे उस पर जो पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ सोहन अपना मन जो पढ़ाई में लगाने की कोशिश करता लेकिन लग नहीं पाता है। सोहन की अच्छाई देखकर उसकी क्लास की कुछ लड़कियां उसकी तारीफ़ करती हैं। वह दूसरे मौज मस्ती करने वाले लड़कों जैसा नहीं है और ना ही वह दूसरे लड़कों की तरह फुकरा पंक्ति में आता है। वह ना कोई नशा करता है, लेकिन एक लड़की जिनका नाम रूपल था वह उसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन यह बात उसे कभी नहीं जो कहती थी। मोहन अब चिंता में रहने के कारण यह चिंता उसके चेहरे पर भी नजर आती थी। लड़के उससे बात करने के नाम पर सिर्फ उसका मजाक उठाते थे। एक दिन रूपल ने कुछ लड़कों को सोहन का मजाक उठाते देखा तो सोहन बर्दाश्त नहीं कर पाया और वह वहीं बैठकर मन ही मन रोने लग गया। उसकी आंखों में आंसू थे जो रूपल से नहीं छिपे थे। रूपल के दिल में उसके प्रति दया आई और वह उसके पास जाकर बैठ गई और पूछने लगी, सोहन, तुम इन लड़कों की बातों से परेशान मत हुआ करो, इनकी तो आदत ही है यही, जब तक तुम उनके सामने कमज़ोर रहोगे तब तक यह तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए तुम इनके सामने कमज़ोर बनकर मत रहा करो, बल्कि जब यह तुम्हें कोई जवाब देते हैं तो तुम भी सामने से इनको सुना दिया करो, फिर आगे से यह तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। सोहन रूपल की बात सुनता है और अपनी किताबें उठाकर क्लास से बाहर चला जाता है। रूपल सोचती है उसे सोहन की मदद तो करनी होगी, लेकिन कैसे? सोहन तो उसकी मदद लेना ही नहीं चाहता। अब जब भी सोहन क्लास में आता रूपल उसे हेलो बोलती, लेकिन सोहन उसकी हेलो का कोई जवाब नहीं देता था। रूपल बीच बीच में उससे बात करने का बहाना ढूंढती, लेकिन फिर भी सोहन उससे दूर ही रहता था। उसका यह रवैया रूपल को भा गया था, क्योंकि वह ऐसा ही लड़का चाहती थी जो लड़कियों के साथ फ्लर्ट ना करता हो। एक दिन रूपल सोहन को अकेला पाकर उसे अपने प्यार का इजहार कर देती है और सोहन उसकी तरफ गुस्से से घूरकर उसे देखता और उससे दूर हो जाता है। रूपल को यह बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वह सोहन को हर हाल में पाना चाहती थी। रूपल एक अच्छी लड़की थी, वह भी बुरी लड़कियों के साथ संगति नहीं करती थी, लेकिन पढ़ाई में वह बहुत होशियार थी। धीरे धीरे सोहन ने पढ़ाई की तरफ
तरफ ध्यान लगाना शुरू कर दिया और जब एग्जाम का समय आया तब सोहन दिन रात पढ़ाई करने लगा। इस बीच रूपल भी दिन रात पढ़ाई कर रही थी। वह सोहन को परेशान नहीं करती थी। अब उसके एग्जाम का रिजल्ट आने वाला था। आज रूपल ने पीले रंग की फ्रॉक पहनी थी जिस पर हरे रंग के फूल और बूटियां बनी थी। रूपल के गोरे रंग के ऊपर वह पीले रंग की फ्रॉक बहुत सुंदर लग रही थी। सोहन जब रिजल्ट देखने के लिए कॉलेज में दाखिल हुआ तब सबसे पहले रूपल ही उसे नजर आती है। कुछ पल के लिए रूपल को सोहन देखता है और देखता ही रह जाता है, लेकिन फिर अपनी नज़र उससे हटा लेता है। सोहन ने अपना रिजल्ट देखा तो उसकी मेहनत रंग लाती है। वह अच्छे अंकों से प्रथम श्रेणी में पास हो जाता है और रूपल दूसरे नंबर पर आती है। रूपल मोहन के लिए बहुत खुश होती है। वह उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती है। सोहन पहली बार उससे बात करता है, उसे थैंक यू बोलता है। अब तो पूरे कॉलेज में सोहन के चर्चे होने लग जाते हैं। सोहन खुद पर विश्वास नहीं कर पाता कि वह इतने अच्छे अंकों के साथ पास हुआ है। वह धीरे धीरे रूपल को जो बात करने लग जाता है रूपल से, लेकिन अब बात करने में अब भी रूपल ही पहल करती थी। वे दोनों पढ़ाई के वक्त पढ़ाई पर ध्यान देते, लेकिन खाली समय में एक दूसरे से बातें करते। रूपल सोहन से पूछता है कि उसके परिवार में कौन कौन है, तो सोहन बताता है कि उसके माता पिता की वह अकेली संतान है। फिर सोहन रूपल से पूछती है कि उसके घर में कौन कौन है, तब रूपल बताती है कि वह अपने पापा और सौतेली माँ के साथ रहती है। यह बताते हुए रूपल उदास हो जाती है। सोहन उसकी वजह पूछता है तो वह कहती है कि उसकी माँ उसे जरा भी प्यार नहीं करती, खुद से हमेशा दूर रखती है। उसके सौतेले भाई बहन भी हैं, वह भी उससे बहुत दूर रहते हैं। उसकी सौतेली माँ ने उन्हें जानबूझकर यहाँ हॉस्टल में भेज दिया है ताकि वह मुझसे खुद से और उसके बच्चों से दूर रह सके। मेरे पापा भी मेरी सौतेली माँ की बातों में आ जाते हैं। मेरी सौतेली माँ मुझ पर जुर्म करती है, अत्याचार करती है, मुझे मारती पीटती थी, लेकिन जब मैं अपने पिता को यह बात बताती तब मेरे पिताजी मेरी बात पर यकीन नहीं करते थे। उन्हें लगता मैं जानबूझकर अपनी माँ की शिकायत कर रही हूँ। फिर एक दिन मेरी माँ ने मुझे धमकी दी, अगर वह अब इसकी शिकायत अपने पिता से करेगी तो वह उसे उसके पिता से भी दूर कर देगी। फिर एक दिन मेरी माँ ने मेरे पिताजी को समझाया कि मैं बहुत बिगड़ गई हूँ और अच्छा होगा कि इसे हॉस्टल में डाल दिया जाए। मेरे पिताजी ने जरा भी देर नहीं की और मुझे हॉस्टल में डाल दिया। मुझे मेरे खर्चे के लिए हर महीने पैसे भेज देते हैं। उन्हें लगता है वे अपने फर्ज से आज़ाद हो गए हैं। कभी कभी पापा मुझसे मिलने के लिए आ जाते हैं, लेकिन मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए कभी नहीं आती। उसने कभी भी मुझे प्यार नहीं दिखाया और मेरा दिल जानता है कि मैं कैसे अपनी सौतेली माँ के साथ वह दिन मैंने गुजारे हैं जब मैं उसके साथ घर में रहती थी। यह सुनाते सुनाते रूपल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह वहाँ से उठकर चली जाती है। सोहन को अब रूपल पर तरस आता है। वह रूपल के प्रति अपने दिल में दया भाव रखता है और उससे प्यार आ जाता है, लेकिन सोहन उसे अपने प्यार का इजहार नहीं करता। वह रूपल के पीछे पीछे जाता है, लेकिन उसे रोक कर दिलासा देने की भी हिम्मत उसमें नहीं होती। अगले दिन जब सोहन कॉलेज में आता है तो वह सबसे पहले रूपल के पास जाता है और वह उससे कहता है कि उसे बहुत दुख है कि उसे अपनी ज़िंदगी में इतने सारे दुख झेले हैं। कितनी अजीब बात है ना, हम दोनों की माँ मर चुकी है, लेकिन फिर भी दोनों की माँ में कितना फ़र्क है। रूपल उसकी यह बात सुनकर चौंक जाती है और कहती है, सोहन क्या सच में तुम्हारी भी माँ सौतेली है? सोहन कहता, हाँ, लेकिन तुम उसे मेरी सौतेली माँ मत कहना, क्योंकि वह मेरी सगी माँ से भी बढ़कर है। उसने मुझे इतना प्यार किया है कि मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। कभी भी मुझे यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं उसका खुद का बेटा नहीं हूँ और उसके पास मेरे सिवा कोई और औलाद भी नहीं है। मैंने कभी उसे अपने मुंह से सौतेली नहीं कहा, क्योंकि वह मेरी सौतेली माँ नहीं, सौतेली माँ तो ऐसी होती है ना ही जैसी तुम्हारी माँ है। लेकिन मेरी माँ तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है रूपल कि जैसे मैं उसकी कोख का जना हुआ सगा बेटा हूँ। मैं उसे कैसे कह दूँ वह मेरी सौतेली माँ है? मुझे अपने माँ पिताजी की बहुत याद आती है। वह मुझसे मिलने के लिए भी कहते हैं, लेकिन वह पढ़े लिखे नहीं है ना, इसलिए मैं डरता हूँ उन्हें यहाँ बुलाने से। शहर की दुनिया गांव वालों की दुनिया से बिल्कुल अलग होती है, लेकिन मैं जल्दी उन्हें अपने पास बुलाऊंगा। मेरा भी उनको देखने का बहुत मन है। रूपल पूछती है, क्या तुम मुझे भी अपने माता पिता से मिलवाओगे? सोहन उसकी यह बात सुनकर चौंक जाता है और कहता है। फिर सोहन रूपल से पूछता है, रूपल तुम मेरे मम्मी पापा से क्यों मिलना चाहती हो? तब रूपल कहती है, सोहन मैं देखना चाहती हूँ उस माँ को जिसने सौतेली होकर भी तुम्हें इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं देखना चाहती हूँ क्या सच में ऐसी माँ होती है? सोहन उसकी बातें सुनकर खुश हो जाता है। सोहन रूपल से कहता है, ठीक है, लेकिन वह गाँव से है,
इसलिए तुम उसके सामने इस तरह बिहेव करना जैसे तुम मेरे साथ सिर्फ पढ़ती हो, मेरी दोस्त नहीं हो। यानी कि उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ है, वरना वो नाराज़ हो जाएंगे। तुम समझ सकती हो ना, मेरे माता पिता जो गांव से हैं और कम पढ़े लिखे हैं, वो लोग कैसे होते हैं और एक लड़का लड़की के बारे में वह कैसी सोच रखते हैं। तुम समझ सकती हो ना रूपल, मेरे माता पिता कभी भी नहीं चाहेंगे मैं दूसरे लड़कों की तरह बनूं। रूपल कहती है तुम फिक्र मत करो सोहन, मैं सब संभाल लूँगी। सोहन उसी दिन अपने पिता मुरली को फ़ोन करता है और कहता है पिताजी आप मुझसे मिलने कब आ सकते हैं। मुरली यह सुनकर खुश हो जाता है और कहता है बेटा जब तू कहेगा तभी आ जाएंगे। तुम्हारी माँ हर रोज़ तुम्हें याद करके रोती है, आज जब उसे यह खुशखबरी सुनाऊंगा तो वो खुश हो जाएगी। सोहन कहता है पिताजी शहर गांव से काफ़ी दूर है, हो सके तो गांव के किसी पढ़े लिखे को साथ ले आना, बस वगैरह ढूंढने में आपको मदद हो जाएगी। मुरली कहता है बेटा मैं पूछूंगा रामवीर से, अगर वो अपने बेटे को हमारे साथ भेजने को तैयार होगा तो ठीक है, नहीं तो हम अकेले ही चले आएंगे। तू फिक्र मत कर बेटा, हम जल्दी अगले हफ्ते तेरे पास होंगे, बस तू जहाँ रहता वहाँ का पता लिखवा दे। सोहन अपने पिता को अपना पता बता देता है। सोहन अपने रिजल्ट की बात अपने पिता को नहीं बताता, वह उनको सरप्राइज देने की सोचता है। घर जाकर मुरली नीलू को सारी बात बताता है। नीलू खुशी से फूली नहीं समाती और सोहन के लिए अलग अलग खाने की ढेर सारी चीज़ें बना लेती है और कहती है मेरे बच्चे को कितने समय से घर का खाना नहीं खाया, मैं उसके लिए घी और बादाम भी साथ में रख लेती हूँ, शहर में कहाँ मिलता होगा उसे घर का खाना। अगले हफ्ते जो मुरली नीलू को लेकर मुंबई पहुंच जाता है, वह अपने साथ रामवीर के बेटे को नहीं लेकर आता क्योंकि उसके पेपर चल रहे होते हैं। सोहन अपने माता पिता को देखकर बहुत खुश होता है। सोहन देखता है उसकी माँ और पिता के बाल अब सफ़ेद होने लगे हैं, ऐसा लग रहा था मानो बरसों बाद उसके चेहरे पर चमक आई हो। नीलू तो रोने लग जाती है और कहती है बेटा तुम कितने कमज़ोर हो गए हो, यहाँ ठीक से खाना भी नहीं खाते हो क्या। तो सोहन कहता है कि माँ मैं तुमसे काफ़ी समय से दूर रहा हूँ ना, इसलिए तुम्हें कमज़ोर लग रहा हूँ। मुरली अपने बेटे सोहन को गले लगाता है, वह भी रोने लग जाता है। मुरली कहता है बेटा हमें पता है तुम्हारे बिना हम कैसे रहते हैं, हमें तो ऐसे लगता है कि हमने अपनी जान निकाल कर यहाँ पर भेज दी है। सोहन भी अपने पिता को कसकर गले लगाता है, वह भी रोते हुए कहता है पिताजी यही हाल मेरा भी है, मेरा भी आपके बिना मन नहीं लगता, बहुत याद आती है आपकी। वह अपने माता पिता को अपने कमरे में ले आता है। इस समय सोहन कमरे में अकेला ही रहता है। उसके माता पिता पूछते हैं क्या वह इस कमरे में अकेला रहता है। सोहन कहता है हाँ माँ मैं अकेला रहता हूँ और मैं अकेला ही ठीक हूँ, वरना पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाती। वह अपने माता पिता को कैंटीन में ले जाता है और वहाँ जाकर उनके लिए चाय समोसे मंगवाता है। अपने बेटे को देखकर मुरली और नीलू बहुत खुश हो रहे होते हैं। सोहन नीलू और मुरली के लिए एक होटल पहले ही बुक करवा लेता है ताकि उन्हें रहने में कोई परेशानी ना हो, लेकिन वे कहते हैं ना कि बेटा तुम भी हमारे साथ रहना, हम अकेले होटल में नहीं रहेंगे। सोहन कहता है ठीक है माँ, मैं हॉस्टल में बता दूंगा और उनसे परमिशन भी ले लूँगा। मुरली कहता है बेटा सोहन कितना बड़ा शहर है, यहाँ पर तो काम भी बहुत होता होगा, हम तो गांव में रहते हैं ना, इसलिए शहर में क्या होता है क्या नहीं इस बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। नीलू कहती है हमारे लिए हमारा गांव बहुत अच्छा है, इतनी सारी गाड़ियाँ, उनका धुआं नाक में जा रहा था, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखकर तो मेरा सिर चकरा जा रहा है। सोहन बेटा तुम अपनी पढ़ाई ख़त्म करो, फिर अपने गाँव में हंसी खुशी रहना। तो जब मुरली कहता कैसी बातें कर रही नीलू, अब सोहन गांव में रहकर नौकरी थोड़ी कर पाएगा। सोहन कहता है पिताजी यह सब सोचना भी बहुत दूर की बात है, अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। चलो ऐसा करते हैं मैं हॉस्टल से परमिशन लेकर आता हूँ और साथ में अपने कपड़े भी ले आता हूँ, किताबें नहीं लूँगा क्योंकि मुझे आपके साथ वक्त बिताना है। कितना समय हो गया माँ पिताजी बहुत दोनों को देखे हुए, अब तुम्हें मैं जी भर के देखना चाहता हूँ। सोहन अपने माता पिता को होटल में ले जाता है और वहाँ का कमरा बहुत ही अच्छे से सजाया हुआ होता है। सोहन अपने पिता से कहता है कि आप दोनों इस कमरे में रहेंगे, मैं आपके पास वाला कमरा खुद के लिए बुक करवाया हूँ। मुरली कहता बेटा पहली बार इतना सुंदर कमरा देखा है। नीलू भी कमरे को हैरानी से देखती है। मुरली कहता बेटा दूसरा कमरा लेने की क्या ज़रूरत थी, हम तीनों साथ में ही तो बड़े आराम से रह लेते। सोहन कहता नहीं पिताजी, एक कमरे में दो ही रह सकते हैं। मुरली कहता बेटा फिर तो हम तुमसे कैसे मिल पाएंगे, तो अपने कमरे में हम अपने कमरे में, यह भी कोई बात हुई। तब सोहन कहता ठीक है पिताजी, मैं नीचे किसी से बात करके आता हूँ, क्या हम तीन एक कमरे में रह सकते हैं। तो
सोहन जो नीचे जाता है वहाँ रिसेप्शन पर पूछता है कि कमरे में उसके माता पिता हैं, क्या वह उनके साथ रह सकता है। वह कहते हैं अगर आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप रह सकते हैं, लेकिन आपने जो दूसरे कमरे की बुकिंग करवाई है उसके पैसे हम आपको नहीं लौटा सकते। सोहन कहता है कोई बात नहीं, मुझे तो बस अपने माता पिता के साथ वक्त बिताना है। तब सोहन अपने माता पिता के कमरे में अपना कपड़ों का बैग रख देता है और वहीं पर उनके साथ बैठ जाता है। कुछ देर में एक नौकर कॉफ़ी और स्नैक्स लेकर उनके पास आता है। मुरली और नीलू जैसे कॉफ़ी को चखते हैं तभी कहते हैं कैसी अजीब सी चाय है। सोहन कहता माँ यह चाय नहीं कॉफ़ी है, इसका टेस्ट ऐसा ही होता है। नीलू कहती है बड़े अजीब लोग हैं यहाँ के, पता नहीं क्या क्या पीते हैं। और सोहन जो हंसने लगता है। मुरली कहता है तुम भी गांव वाली बातें करती हो नीलू, हम यहाँ शहर में हैं, शहर के लोगों का खाना हम गांव वालों से बिल्कुल अलग होता है। नीलू अपने बैग में से खाने पीने की चीज़ें निकालती है, वह सोहन के लिए जो लेकर आई हुई होती है। सोहन इतनी सारी चीज़ें देखकर खुश हो जाता है और कहता माँ तुम्हें याद थी, मैं इन चीज़ों को कितना याद कर रहा था, तुम मेरी प्यारी माँ हो। मुरली कहता वाह बेटा, माँ चीज़ लेकर आई है तो उसी की तारीफ होगी, क्या मैं कुछ भी नहीं। मुरली मजाक में कहता तो मोहन कहता नहीं नहीं पिताजी, आप दोनों मेरी ज़िंदगी हो, आप दोनों की जगह मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता। सोहन अपने माता पिता के साथ बहुत अच्छे से पल बिताता है, लेकिन वह सोचता है कैसे रूपल को अपने माता पिता से मिलवाएगा, कहीं पिताजी नाराज ना हो जाएं। माँ तो नाराज नहीं होगी, इतना मुझे पता है। ऐसा करता हूँ, माँ को समझाता हूँ, फिर माँ पिताजी को खुद समझा लेगी। अब मुरली बाथरूम में होता है, तब मोहन अपनी माँ को जो रूपल के बारे में बताता है कि उसकी कक्षा में एक लड़की पढ़ती है। वह बता रही थी उसकी माँ सौतेली है और उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, और उसकी माँ ने उसके पिता से दूर कर दिया है, यहाँ भेज दिया है ताकि वह अपने पिता से दूर रहे, उसकी सौतेली माँ के बच्चों को उसके पिता का प्यार मिल सके। नीलू को उस लड़की पर दया आ जाती है। वह कहते बेटा उस लड़की को अपने पिता की कमी कितनी खलती होगी, क्या उसके पिता ने कुछ नहीं कहा जब उसे यहाँ भेज रहे थे। सोहन कहता उसके पिता उसकी माँ की बातों में आ गए हैं, इसलिए कुछ नहीं कहते, उसी में जो मीन मेख निकालते हैं। तभी मुरली भी बाथरूम से बाहर आ जाता है और पूछता है माँ बेटे किसके बारे में बातें कर रही हैं। तब नीलू सारी बातें मुरली को कह सुनाती है। मोहन कहता माँ जब मैंने तुम्हारे बारे में उसे बताया कि मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है तो उसे यकीन नहीं हुआ, कहने लगी ऐसा है तो मुझे मिलवाओ। मैंने कह दिया कि उसके मानने ना मानने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी माँ जैसी है पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मोहन नीलू के गले लग जाता है और मुरली दोनों का गहरा प्यार देखकर गदगद हो उठता है। मुरली कहता बेटा उसे भी किसी दिन हमसे मिलवाओ, फिर तो हम चले जाएंगे, ज़्यादा दिन तो हम यहाँ रुक नहीं सकते। सोहन कहता है पिताजी मैं कल दोपहर में ही रूपल को तुमसे मिलने को कहूँगा, अभी खाना मंगवा लेते हैं और फिर जी भरकर सारी रातें बातें करेंगे। अगले ही दिन सोहन रूपल को अपने माता पिता से मिलवाने के लिए ले आता है। रूपल को देखकर मुरली और नीलू बहुत खुश होते हैं, वह उसे बहुत प्यार भी करते हैं। रूपल भी उनका प्यार अपने प्रति देखकर गदगद हो उठती है और पहली बार किसी का इतना प्यार पाकर भावुक हो जाती है। वह सोहन से कहने लगी सोहन सच में तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, जितना तुमने बताया था मुझे तो उससे भी बढ़कर लग रही है। तुम कितने लक्की हो कि तुम्हें इतने अच्छे माता पिता मिले हैं। नीलू रूपल को मिठाई देती है और कहती है बेटा यह देसी घी की बनी हुई है और सारी चीज़ हम खुद के घर की उगाई चीज़ों से ही बनाते हैं, तुम खा लेना, मैं सोहन के लिए बना कर ले आई थी। सोहन ने हमें तुम्हारे बारे में बताया बेटा, सुनकर बहुत दुख हुआ। बेटा अफसोस है हम तुम्हारे साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाएंगे क्योंकि परसों ही हम यहाँ से चले जाएंगे। रूपल कहती है क्या मैं आपको मम्मी पापा बुला सकती हूँ। मुरली और नीलू एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। सोहन भी अचंभित हो जाता है और इधर उधर देखने लग जाता है, सोचता है रूपल क्या कह रही है, माँ पिताजी को शक हो जाएगा। सोहन बात को वहीं रोकते हुए कहता है रूपल कैसी बातें कर रही हो, यह मेरे माता पिता हैं, तुम्हें अपने मम्मी पापा कैसे कह सकती हो। तब मुरली कहता कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं, तुम्हें अपने माता पिता का प्यार नहीं मिला इसलिए तुम हमें अपने माता पिता कहना चाहती हो। तो रूपल हाँ में सिर हिला देती है और कहती है आप जब भी सोहन को मिलने आएंगे प्लीज़ मुझे वादा कीजिए आप मुझसे भी मिलेंगे। नीलू और मुरली रूपल के सिर पर हाथ रखते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। सोहन को कहते हैं बेटा अगर इस लड़की को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम इसकी मदद करना। सोहन कहता है जी पिताजी, और वह अपने माता पिता से कहता है कि रूपल को वह नीचे तक छोड़ कर आता है। वह रूपल को चलने के लिए कहता है, रूपल बिना कोई जवाब दिए जो उसके साथ चल देती है। सोहन रूपल को जो
ले जाता है और उसे जाते हुए देखकर जो मुरली को बहुत बुरा लगता है, उसे लड़की पर बहुत तरस आता है। जब सोहन रूपल को छोड़ने नीचे चला जाता तब नीलू मुरली से कहती है, सुनो जी आपको क्या लगता है? मुरली कहता, किस बारे में? नीलू कहते, तुम भी ना बस कुछ नहीं समझते। तुम्हें नहीं लगता हमारे सोहन और इस लड़की के बीच में कुछ है, प्यार जैसा? मुरली नीलू को छेड़ता है, अच्छा जो हम दोनों के बीच है? नीलू शर्मा कर कहती है, उम्र का लिहाज करो, अब हमारा बेटा ब्याहने की उम्र में हो गया है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। सोहन भी थोड़ी देर में वापस कमरे में आ जाता है और अपने माता पिता से कहता है, पिताजी आज खाने में क्या मंगवाऊं? मुरली कहता है, बेटा जो मर्जी हो मंगवा लो। सोहन खाने के लिए ऑर्डर देता है। खाना 1 घंटे बाद उनके पास आ जाता है। वह खाना खाते हैं तब उसके पिता जो सोहन उन दोनों को बाहर घुमाने ले जाता है, अपने पिता और माँ को। और वहाँ के पार्क देखकर नीलू कहती है, कितने बड़े बड़े बगीचे हैं, पर हमारे गांव वाली बात नहीं है यहाँ। सोहन कहता है, यह बात तो सही कहा माँ तुमने, तभी मुझे यह सब कुछ जानते हुए भी यहाँ भेज दिया। नीलू कहती है, बेटा तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, इसलिए तो तुम्हें भेजा है। मुरली कहता है, बेटा सोचा है अगर हम तुम्हें यहाँ पढ़ने के लिए ना भेजते तो तुम्हें रूपल जैसी लड़की कैसे मिलती? सोहन एकदम से सख्ते में आ जाता और कहता, पिताजी आप कैसी बातें कर रहे हैं? वह सिर्फ मेरी क्लास में पढ़ती है, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। नीलू कहती है, बेटा हम तेरे माँ बाप हैं, हमसे कुछ छिपा नहीं रह सकता। बेटा अगर तुम इस लड़की से शादी करना चाहते हो तो हमें पहले ही बता देना। सोहन कहता, अरे माँ रुक जाओ, मेरी उम्र ही क्या है जो अभी से तुम मेरी शादी की बातें सोचने लग गई हो? आपको लगता है कि मैं आप लोगों की मर्जी के बिना शादी करूंगा? मैं जिससे भी शादी करूं वह आपकी पसंद की लड़की होगी, मेरी नहीं। मेरी खुशी आप दोनों की खुशी में है। अपने बेटे की भावुक बातों से उन दोनों का दिल पसीज जाता है। सोहन को टालते हुए जो कहता है कि माँ पिताजी फिर तो आप चले जाएंगे, ऐसा करो यहाँ से कुछ खरीद कर ले जाओ, गांव वालों को दिखाने के लिए आप शहर गए थे। मुरली कहता, हाँ बेटा वैसे भी जो वो जान जाएंगे, हम उनको बताकर ही आए थे। काका काकी भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। सोहन कहता, हाँ मैं तो भूल ही गया था उनका हाल चाल पूछने के लिए। क्या करूँ पिताजी, इतनी भाग दौड़ जो रहती है इस बड़े शहर में। मुरली कहता, कोई बात नहीं बेटा। सोहन कहता है, पिताजी काका काकी को मेरी तरफ से नमस्ते कहना। नाना नानी कैसे हैं? नीलू कहती है, बेटा वो ठीक हैं, वो लोग भी तुम्हें बहुत याद करते हैं और जब भी सोहन लौट कर आएगा तो वह उसके साथ ढेर सारा समय बिताएंगे। सोहन कहता, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो खुद चाहता हूँ कि उनका लाड प्यार मुझे मिलता रहे और उनकी भी मुझे बहुत याद आती है माँ, नाना नानी से मिलने को बड़ा दिल करता है। फिर सोहन अपने पिता और माँ को बताता है कि वह फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ है। मुरली और नीलू यह सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। कहते, बेटा तुम जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी करके एक अच्छी नौकरी लग जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे से कटे, बस इसलिए तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा। हम नहीं चाहते जिस तरह मैंने दिन रात मेहनत करके अपना खून खेतों में फुकाया है उसी तरह तू भी खेतों में अपना रंग काला करे। मुरली और नीलू रोते रोते जो सोहन से विदा लेते हैं और सोहन का दिल ही नहीं लगता, उनका दिल तो करता है कि वह भी अपने घर लौट जाए, उसी गांव की हरियाली में अपनी ज़िंदगी व्यतीत करे। उधर जब मुरली और नीलू घर पहुंचते हैं तब वे बहुत उदास हो जाते हैं, उन्हें मोहन की बहुत याद आती है। गांव वाले उनके घर आते हैं और उनसे मिलने के लिए दौड़े दौड़े आते हैं और पूछते हैं, सोहन कैसा है? मुरली कहता है, वो एकदम ठीक है। दूसरी तरफ रूपल सोहन का उदास चेहरा देखकर कहती है, लगता है माता पिता चले गए हैं तभी तुम्हारा मुंह बना हुआ है। सोहन कहता, हाँ मेरा यहाँ बिल्कुल भी दिल नहीं लगता रूपल, पढ़ाई पूरी करके वापस अपने गांव चला जाऊंगा, मुझे ज़रूरत ही नहीं है यहाँ कमाने की। रूपल कहती है, मगर तुम्हारे माता पिता का तो सपना है तुम एक अच्छी नौकरी करो, फिर तुम उसके सपने को कैसे तोड़कर वापस घर जा सकते हो? सोहन कहता, नहीं मैं उनका सपना तो नहीं तोड़ूंगा, बल्कि मैं अपनी पढ़ाई करके फ़ौरन गांव वापस चला जाऊंगा, मैं अपने माता पिता के बिना नहीं रह सकता। रूपल थोड़ा उदास हो जाती है, वह कहती है, सोहन अगर तुम भी मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा क्या होगा? सोहन कहता, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, साफ साफ कहो। रूपल कहती है, सोहन मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सोहन हंसने लग जाता है और कहता, तुम पागल हो गई हो, अभी हमारी उम्र ही क्या है और मैं अपने माता पिता की मर्जी से शादी करूँगा, वे जहाँ भी कहेंगे सर झुकाकर कबूल कर लूँगा। रूपल का दिल टूट जाता है, वह कहती है, काश मेरे माता पिता भी मुझे इतना प्यार करते, मैं भी उनके बारे में यह सब कह पाती। सोहन अगले साल तो हमारी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी, फिर पता नहीं हम कहाँ होंगे, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? सोहन कहता है
कि रूपल तुम मुझे अच्छी लगती हो, लेकिन एक दोस्त के रूप में। प्यार व्यार के बारे में मुझे कुछ नहीं पता और मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। अब बन जाओगी कुछ तो किसी के सहारे की तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रूपल कहते, मैं तुम्हारे माता पिता से खुद बात करूंगी। इतने अच्छे माता पिता को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ। मैं जानती हूँ ऐसे माता पिता मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। तुम्हारे माता पिता को मैं मना लूँगी। सोहन कहता, मुझे लगता है तुम्हें आराम की ज़रूरत है। मेरे माता पिता को मनाने के लिए तुम्हें गाँव जाना होगा। अगर तुम गाँव गई तो मेरे माता पिता को अच्छा नहीं लगेगा, वे फ़ौरन मना कर देंगे, इसलिए तुम मुझे भूल ही जाओ। रूपल अब उदास रहने लगी। अब वह कॉलेज में सोहन के साथ बात भी नहीं करती थी। सोहन भी इस बात को सीरियस नहीं लिया। वह यह बात रूपल को और ज़्यादा डिप्रेशन में ले गई और एक दिन रूपल कॉलेज नहीं आई। पूरे कॉलेज में झुंड बनाकर लड़के लड़कियों में रूपल के बारे में बातें हो रही थी। सोहन जब कॉलेज आया तो उसे पता था कि क्या हुआ है। वह किसी से फालतू बात तो नहीं करता था कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं। वह जानना ही नहीं चाहता था। वह सीधा अपनी क्लास में चला जाता है, लेकिन क्लास होती है तभी एक लड़का वहाँ आता है जिसका नाम विपिन होता है। वह सोहन से कहता है, सोहन तू जानता होगा कि रूपल ने ऐसा क्यों किया। सोहन कहता है, क्या हुआ, मुझे तो कुछ नहीं मालूम। विपिन कहता है, क्या सच में तुम्हें कुछ नहीं मालूम? तुम्हारी वह दोस्त थी ना? सोहन कहता, हाँ दोस्त है, किसने कहा वह मेरी दोस्त थी? क्या हम साथ बैठते हैं, क्या हम घूमने जाते थे साथ में? नहीं ना, फिर वह मेरी दोस्त कैसे हुई? विपिन कहता, रहे यार रूपल ने आत्महत्या करने की कोशिश की है, वह बहुत सीरियस है, अस्पताल में एडमिट है, उसके मम्मी पापा भी आए हुए हैं, वह उसकी सहेलियों से कुछ पूछ रहे हैं, क्या वह जानती हैं रूपल किस वजह से डिप्रेशन में थी? सोहन यह सब सुनकर हैरान हो जाता है। उसे ऐसे लगता है मानो उसके आसपास कुछ भी नहीं है। वह अकेला बैठा था और एक जोरदार बीप साउंड उसके कान के आर पार होता है, जिसकी वजह से उसका सिर दर्द करने लग जाता है। अब सोहन काफ़ी घबरा जाता है। उसे डर लगने लगता है कहीं फिर से वह पुलिस के चक्कर में ना फंस जाए और वह रूपल के प्रति अपना नज़रिया भी बदल लेता है। उसे लगता है रूपल के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है और जिस तरह से उसने कदम उठाया है उस तरह तो वह उसे और भी परेशान करती रहेगी। उधर रूपल को उसके माता पिता उसका कॉलेज छुड़वा कर ले जाते हैं। वहाँ वे अपने घर में उसे सिर्फ आराम करने को कहते हैं। उसकी पढ़ाई भी छुड़वा दी जाती है। रूपल अब पहले जैसी रूपल नहीं रही थी, पर वह दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही थी। अब उसके माता पिता को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने अपनी बेटी को खुद से दूर करके बहुत गलत किया। दूसरी तरफ सोहन अपने पिता मुरली को फ़ोन लगाता है और वह उन्हें सारी बात बता देता है। मुरली कहता है, बेटा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे सारा सच बताया। हम तो पहले ही कह रहे थे बेटा वह लड़की तुम्हें किसी और नज़र से देखती है, लेकिन बेटा अगर तुमने यह गलत कदम ना उठाया होता तो हम ज़रूर उससे तुम्हारी शादी के बारे में सोचते। लेकिन अब तुम ही सोचो, अगर तुम्हारी उसके साथ शादी भी हो जाए और शादी के बाद भी अपनी बात मनवाने के लिए इस तरह का कदम उठाए तो फिर घर की सुख शांति बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बेटा मैं चाहता हूँ तुम चाहे खुद की पसंद की लड़की ढूंढो, लेकिन वह ऐसी हो जो तुम्हारा हर कदम पर साथ दे, जो तुम्हारी परेशानियों को कम करने के बारे में सोचे, तुम्हारी परेशानियाँ बढ़ाने की साजिश ना रचे। आगे बेटा तुम बहुत समझदार हो। सोहन कहता, पिताजी मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मेरे लिए लड़की आप ही ढूंढना, आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ शादी करूँगा। मैं रूपल से अब बिल्कुल भी सारा रिश्ता ख़त्म कर दूँगा। हमारे बीच सिर्फ दोस्ती का रिश्ता था, वह भी उसने नहीं रखा। सोहन को दिलासा मिलता है। रूपल के अपने घर वापस जाने से उसे अपनी परेशानी कम लग रही थी। अब सोहन मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था। उसने सोचा मैं एक अध्यापक बनकर अपने गांव के बच्चों को ही पढ़ाया करूंगा और वहीं पर एक स्कूल खुलवाऊंगा जो 12वीं कक्षा तक का होगा। इससे यह फ़ायदा होगा, स्कूल के बच्चों को पढ़ाई करने के लिए गांव से दूर दूसरे गांव नहीं जाना होगा। अगर वो उसके ऊपर पढ़ाई करना चाहेंगे तो उनको किसी बड़े शहर जाना होगा। स्कूल की पूरी पढ़ाई गांव के बच्चे अपने गांव में ही रहकर पूरी कर पाएंगे। सोहन की पढ़ाई अब थोड़ी ही रह जाती है। अब वह मुंबई में कुछ ही समय के लिए था। यहाँ पर रहकर उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की थी, लेकिन उसका अध्यापक बनकर गांव के बच्चों को पढ़ाना ही सही लगा, क्योंकि उसके गांव में सबसे ज़्यादा ज़रूरत सही शिक्षा की थी। ऐसा नहीं है वहाँ पर डॉक्टर की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वह पहले बच्चों की शिक्षा को सुधारना चाहता था। लेकिन उसके इस सपने को
मंजिल तभी मिलती जब उसके पिता इस बात की उसे इजाज़त देता, क्योंकि इसके पिता ने तो उसे डॉक्टर बनने के लिए यहाँ भेजा था और वह चाहता है कि वह एक बड़ा डॉक्टर बने और गांव के गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करे। कैसे क्या होगा यह तो पिताजी ही जानते हैं। सोहन अब रूपल से बहुत दूर हो चुका था, लेकिन रूपल के दिल में अभी भी सोहन ही था। यह बात अब धीरे धीरे रूपल को कमज़ोर करती जा रही थी। उधर सोहन की पढ़ाई के साल कैसे गुजर गए पता नहीं चला। सोहन ने इन सालों में अपनी पढ़ाई के सिवा किसी और बात पर ध्यान नहीं लगाया। बड़ा ही होनहार बेटा था। भगवान ऐसा बेटा हर किसी को दे जो अपने माता पिता से इतना दिल की गहराइयों से प्यार करता था। रूपल की माँ रूपल को अब भी उन्हीं नज़रों से देखती थी जिस नज़र से वह उसे पहले देखती थी। उसे वह अपने बच्चों के भविष्य से हमेशा रोड़ा नज़र आती थी। इसलिए वह उसकी सौतेली माँ ने रूपल के पिता को कहा कि आप एक बार रूपल को पूछ कर देखो वह क्या चाहती है। हो सकता है उसके दिल में कोई ऐसी बात हो जो उसे लगता है कि वो पूरी नहीं हो सकती। आप बात करके देखिए। रूपल के पिता रूपल से बात करते हैं। वह उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन दरवाज़ा पहले से ही खुला हुआ होता है। रूपल अपने पापा को देखकर बैठ जाती है और पूछती है, पापा कोई काम था क्या? उसके पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मुझे बस तुमसे थोड़ी सी बात करनी है। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या बात है जो तुम्हें परेशान करके रखती है। बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ। तुम मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी? जो मुझे तुम्हारे दुख का पता होगा मैं तभी तो उसका इलाज करने की सोचूंगा। प्लीज़ रूपल बेटा मुझे बताओ। मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारी बहुत फिक्र करते हैं। हम तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। रूपल कहती है, नहीं पापा, मुझे जो परेशानी है उसका कोई हल नहीं है। मेरे लिए अफसोस की बात है। उसे सिवाय ऊपर वाले के कोई और नहीं समझ सकता। उसके पिता कहते हैं, बेटी तुम ऐसा क्यों कहती हो? एक बार मुझे बोल कर तो देखो। मैं सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा तुम्हारी खुशियों के लिए। रूपल की माँ उनकी सारी बातें दरवाजे के बाहर छिपकर सुन रही होती है। रूपल के प्रति उसके पापा का यह प्यार देखकर जो रूपल की माँ की आंखों में खून उतर आता है, वह सोचती है मेरे बच्चों को तो कभी इतना प्यार नहीं किया और इस पागल लड़की के ऊपर इतना प्यार लुटा रहे हैं। बाहर आने दो, इनकी तो मैं अच्छे से खबर लूँगी। रूपल अपनी सौतेली माँ को दरवाजे के बाहर छिपा हुआ देख लेती है। इस वजह से वह अपने पापा को कुछ नहीं बताती और कहती है, पापा कोई बात नहीं, बस मुझे अब सिर में दर्द रहता है, मेरे सिर दर्द का इलाज करवा दो। जब वह इतनी बात कहती है तो उसके पापा समझ जाते हैं वह अभी बात नहीं करना चाहती। एक दिन उसकी माँ को अपने बच्चों से मिलने उनके पास जाना होता है। उस दिन उसके पापा भी घर पर होते हैं। वह खुद ही अपने पापा के पास जाती है क्योंकि घर पर माँ नहीं होती है, इसलिए आज उसे के पास मौका था। वह अपने पापा के साथ खुलकर बात कर सकती थी। जब रूपल अपने पापा के पास बैठती है उसके पापा को बहुत अच्छा लगता है और कहते, बेटा मुझे बहुत अच्छा लगा, आज तुम खुद अपने कमरे से यहाँ मेरे पास बैठने के लिए आई हो। हाँ बेटा, तुम अब भी मुझे अपने दिल की अगर कोई ऐसी बात है तो बता सकती हो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। रूपल कहती है, पापा मैं आपको सच बताऊंगी, लेकिन आप प्रॉमिस करो, क्या बात को समझोगे, गुस्सा नहीं करोगे? उसके पापा प्रॉमिस करते हैं और कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारी बात को समझने की कोशिश करूंगा, तुम बताओ क्या बात है। रूपल कहती है, पापा मेरी क्लास में एक लड़का पढ़ता था, बहुत ही साधारण सा लड़का था। दूसरे लड़कों की तरह वह लड़कियों से ना तो फ्लाइट करता था और ना ही बात करता था। दूसरे लड़के उसे बहुत परेशान करते थे, लेकिन वह चुपचाप रहता था। मैं उससे दोस्ती भी करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी तरफ कभी भी दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया। मैंने ही ज़बरदस्ती उसके साथ दोस्ती की थी, लेकिन मेरी दोस्ती कब प्यार में बदल गई मुझे नहीं पता। जब मैंने उस लड़के से अपने प्यार का इजहार किया तो उसने इस प्यार को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। मुझे यह बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि मैं मन ही मन से अपना सब कुछ उसे मान चुकी थी, लेकिन उसके लिए उसके मम्मी पापा सब कुछ हैं। वह उनके लिए कुछ भी कर सकता है और कहता है अगर शादी भी करेगा तो सिर्फ अपनी माता पिता की मर्जी से। वह अपनी मर्जी से कभी भी ना तो किसी लड़की को चुनेगा और ना ही शादी करेगा। अपनी बेटी के मुंह से यह बात सुनकर उसके पापा हक्के बक्के रह जाते हैं। अब सोहन की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। वह अपने गांव चला जाता है और वहां अपने दिल की बात अपने पिता को बताता है कि वह एक अध्यापक बनना चाहता है, लेकिन उसके पिता उसे इस बात से बिल्कुल मना कर देते हैं। वह कहते हैं, बेटा गांव को एक डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सोहन कहता है, पिताजी मैं मानता हूँ डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ के बच्चों को भी तो शिक्षा की ज़रूरत है। मुरली कहता है, बेटा मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम चाहते हो कि गाँव का हर बच्चा तुम्हारा जैसा बने, लेकिन बेटा सब बच्चों के और बुजुर्गों की सेहत भी तो ठीक होनी चाहिए, तो पढ़ाई किस काम की?
बेटा स्कूल तो आगे बढ़ते ही रहेंगे। सरकार ज़्यादातर स्कूलों पर ही तो ध्यान देती है। बच्चों की पढ़ाई का कितना ख्याल रख रही है सरकार। तुम इस बात की चिंता मत करो, हमारा स्कूल यहाँ अभी और आगे तक बनने वाला है। सरपंच भी हमें इस बारे में बता रहे थे। बच्चों को वह पढ़ने के लिए दूसरे गांव के स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि यहीं पर जो स्कूल है उसे आगे बढ़ाया जाएगा। सोहन पिता को समझाकर थक जाता है। उसे लगता है पिताजी को समझाना बेकार है, उसे यहाँ पर रहकर डॉक्टर ही बनकर सबकी सेवा करनी होगी। सोहन अपने दिल को समझाता है कि सेवा अध्यापक बनकर करो या डॉक्टर बनकर करो, सेवा तो सेवा होती है और डॉक्टर बनकर वह ज़्यादा सेवा कर सकता है। बूढ़े बुजुर्ग सब उसे दुआएं भी देंगे। अब वह सबसे पहले अपने पिता को कहता है कि वह अब घर को थोड़ा और अच्छे तरीके से बनवा लें। उसके पिताजी कहते हैं, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहते हो वैसा तुम करवा लो, तुम्हारे पास पैसे की कमी तो नहीं है। नीलू भी अपने बेटे के घर आ जाने से बहुत खुश रहती है। वह दिन रात बस अपने बेटे को निहारती रहती है। कितने बरस खुद से दूर रखा, आज उसका बच्चा उसके पास था। नीलू के माता पिता भी कुछ दिन के लिए अपने गांव से उसके पास आ जाते हैं ताकि कुछ समय सोहन के साथ बिता सकें। सोहन अपने नाना नानी को अपने पास देखकर बहुत खुश होता है और उनसे कहता है कि नाना नानी, मैं आप लोगों की बहुत मिस किया हूँ, मुझे हमेशा आप लोगों की याद आती है। अब अपने गांव आकर मुझे ऐसे लग रहा है मानो मैं स्वर्ग में जी रहा हूँ। यहाँ की ठंडी ठंडी हवा, खेतों में जाकर उसे हरियाली को महसूस करना, इससे बढ़कर खुशी कुछ नहीं हो सकती। शहर की धूल मिट्टी, गाड़ियों के शोर, इन सब से तो नाना नानी मैं तंग आ चुका था शहर में। यहाँ गांव में कितनी शांति रहती है, ना धूल मिट्टी, बस प्यारी सी हवा जो चेहरे को छू कर जाती है, तो ऐसे लगता मानो मेरी माँ का प्यारा एहसास हो। सोहन के नाना कहते हैं, अरे सोहन, तू तो शायर बन गया है, तुझे तो हमने डॉक्टर बनने के लिए भेजा था। और सब हंसने लग जाते हैं। पूरे घर में खुशी का माहौल था। पड़ोस से काका काकी भी सबसे मिलने के लिए आ जाते हैं। सब एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे लगता है मानो कि सारी खुशियाँ मुरली पर इकट्ठा हो गई हैं। मुरली आज बहुत खुश था। वह सोहन की बात सबके सामने रखता है और कहता है, सोहन अध्यापक बनना चाहता है, लेकिन मैंने इससे कहा है कि हमारे गांव को डॉक्टर की ज़रूरत है और इसी पढ़ाई के लिए तो इसे वहाँ भेजा था। डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके यहाँ आया है और अब कहता है कि मुझे अध्यापक बनना है। बता आप लोगों की क्या राय है। वहाँ बैठे सब कहते हैं, हम तो चाहते हैं हमारे गांव में डॉक्टर ही आए, अध्यापक तो आते जाते रहते हैं ना, और सरकार भी स्कूलों की तरफ बहुत ध्यान दे रही है। हमारे गांव में अब स्कूल भी बड़ा बन चुका है। रही सही कसर सरकार कुछ दिनों में पूरी करवा देगी, लेकिन छोटी मोटी बीमारियों के लिए, दवाई के लिए भी हमें तो पास डॉक्टर का हो जाना ज़रूरी है। उनके घर का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है और बहुत दूर जाना पड़ता है। वह कई बार घर पर भी नहीं होता। इस चक्कर में हमें दूसरे शहर जाना पड़ता है। अपने गांव में एक अच्छा डॉक्टर होगा तो हम भी संतुष्ट हो जाएंगे। सोहन सबके विचार जानकर खुश हो जाता है। अब उसे एहसास हो जाता है कि डॉक्टर बनकर वह सबकी सेवा कर सकता है। मुरली पंचायत के पास ही पड़ी एक ज़मीन को सोहन के लिए खरीद लेता है ताकि सोहन उसमें अपना क्लिनिक खोल सके। वह सोहन को वह ज़मीन दिखा देता है। सोहन कहता है, पिताजी आपने बहुत अच्छा किया। वह जल्दी से इसमें काम लगवा देते हैं। काम लग जाता है, क्लिनिक बनकर तैयार हो जाता है। अब सोहन वहीं पर लोगों का इलाज करता है। जो इलाज वहाँ पर नहीं हो सकता था, उसके लिए उन्हें अपनी ही जान पहचान के डॉक्टर के पास भेज देता है, जो शहर के बड़े अस्पताल में काम करते हैं। उन लोगों को भी सोहन की सेवा भाव का ही मन होता है, इसलिए वह कम खर्चे में सोहन द्वारा भेजे गए मरीजों का इलाज कर देते हैं। पूरे गांव में सोहन की वाहवाही होती है। अब पूरा गांव मुरली की तारीफ करते नहीं थकता और कहता है, मुरली तुमने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। तुम्हारी पत्नी ने उसे अपने खुद के बच्चों से भी बढ़कर प्यार दिया है। इतना तो कोई अपनी खुद की औलाद को भी नहीं करता जितना तुम्हारी पत्नी नीलू ने सोहन को किया है। और इसी का यह फल है कि आज यह पूरे गांव की सेवा कर रहा है। इस गांव में सोहन की ज़रूरत हमेशा रहेगी। सोहन अपने क्लिनिक पर बैठकर सबकी सेवा करता है। अब उसके खाने पीने और कपड़े पहनने का तरीका भी शहरी बाबू जैसा होता है, क्योंकि बाहर रहकर उसने तरीके से कपड़े पहनना सीख लिया था। अब तो कोई भी गांव की लड़की उसे देखती है तो देखते रह जाती है, लेकिन सोहन किसी भी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखता। नीलू की नज़रों से भी कुछ नहीं छिपाता। जब लड़कियां उसके बेटे सोहन को देखती हैं तो नीलू उनके मुँह पर बोल देती है, मेरा बेटा लाखों में एक है, उसे बुरी नज़र से देखना भी मत। लड़कियां भी नीलू को चिढ़ाते हुए कह देती हैं, अरे काकी,
कभी ना कभी तो सोहन के लिए कोई ना कोई लड़की तो आएगी सोहन के लिए। तो नीलू कहती है हाँ हाँ जरूर आएगी, लेकिन वह सबसे अलग होगी। इतना कहकर नीलू वहाँ से चली जाती है। एक दिन एक गाड़ी गांव के अंदर आती है, चमचमाती हुई गाड़ी। उसमें से एक सेठ जो कोट पैंट और सूट बूट पहनकर काला चश्मा लगाकर बैठा हुआ होता है, और उसके साथ एक औरत भी होती है जो ऐसा लग रहा था मानो उस गाँव में आकर खुश नहीं था। सेठ गाड़ी से सोहन के घर के पास रोकता है। वह आदमी जिसने सूट वूट पहना हुआ था गाड़ी से नीचे उतरता है। वह औरत भी गाड़ी से बाहर आती है और रास्ते में जा रहे एक आदमी से पूछते हैं कि सोहन जो मुंबई से डॉक्टरी की पढ़ाई करके आया है, क्या यह उसी का घर है? वह आदमी उनसे कहता है आपने सोहन के घर के सामने ही अपनी गाड़ी खड़ी की है और यह उसी का घर है। वह आदमी अपना काला चश्मा उतारता और घर की तरफ देखता है। उसकी पत्नी इधर उधर देखकर अपनी नाक सिकोड़ती है। वह आदमी दरवाजे पर लगी डोरबेल बजाता है। घर देखने में शहर के घरों की तरह नहीं होता है, लेकिन गांव के मुताबिक वह घर बहुत सुंदर होता है। खुले खुले कमरे और साफ सफाई के मामले में भी सबसे अलग था। डोरबेल बजते ही कुछ देर में जो नीलू गेट खोलती है, सूट वूट पहने आदमी को अपने सामने देखकर वह घबरा जाती है, क्योंकि ऐसा पहली बार होता है जब कोई इस तरह का आदमी उनके घर पर आया हो। मुरली उस वक्त घर पर नहीं था, इसलिए वह उनसे बाहर से ही पूछते जी कहिए किससे काम है? आप लोग इस गांव के तो नहीं लगते, ना ही हमारी जान पहचान के हो। वह आदमी कहता हाँ मुझे पता है, मैं आप लोगों को जान पहचान का तो नहीं हूँ। मुझे सोहन से बात करनी है, आपका बेटा है ना वह? नीलू कहती है हाँ मेरा बेटा है, लेकिन उससे आपको क्या काम है? मुझे बताइए, मैं उससे बोल दूंगी।